हाँ भाई। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया चल रहा है। तो कल की लेक्चर जो थी, लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कराया था। और उसमें भी हमने कुछ ही क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि वो लेक्चर काफ़ी लंबा होने लगा था। ठीक है। तो इसलिए मैंने उसमें जितने क्वेश्चन हो सकते थे उनको अच्छे से समझाया है। और बाकी जो उसमें बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो जिस किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हो। बाकी अगर आप ये देख रहे हो तो इसमें भी हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जो बचे हुए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो। और देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जैसे यूपी बोर्ड, अक्सर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पे यूपी बोर्ड चलता है हिंदी माध्यम में। और जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं अर्थात जिनके इंग्लिश में मतलब क्वेश्चन दिए होंगे, यूपी बोर्ड वालों का हिंदी में दिया हुआ है। जबकि बुक दोनों की सेम है, एनसीईआरटी ही चलती है दोनों में फिलहाल में। तो दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। और हालांकि सवाल जो मैंने इंग्लिश में लिखे, लेकिन मैं बातें और वो चीज़ें हिंदी में बोलता हूँ और समझाता भी हिंदी में हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों लोग को। मैथ में क्या है, हिंदी इंग्लिश यार थोड़ी सी तो बात होती है उसको समझने की, कि अगर सवाल कह क्या रहा है। और आप इतने बड़े हो चुके हो क्लास 10th में कि उतना इंग्लिश आपको पता होगी, हिंदी वालों की बात कर रहा हूँ, कि आप उसको हिंदी में समझ सकते हो कि वो हिंदी में क्या कहना चाह रहा है नॉर्मली। लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चा हिंदी का है वो समझ जाए। और सवाल को मैं बिल्कुल एकदम जो होता है ना, बेसिक से, बेसिक भी नहीं समझो कि एकदम, अगर मैं हर एक स्टेप को सॉल्व करता हूँ और तुमको समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसे होगा। अगर जो कोई बच्चा सीखने के लिए कोई बच्चा अगर चाह रहा है तो वो सीख सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जो कोई भी अगर सीखना चाह रहा है, ठीक है, सवाल को लगाना चाह रहा है, तो वो पक्का कैसा भी सवाल हो लगा लेगा। बस सवाल को जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे देखो। पहले तो यार खुद से एक बार ट्राई किया करो, उसके बाद यदि नहीं समझ में आ रहा है, सवाल नहीं समझ में आया कि कैसे होगा, तो ट्राई करने के बाद जब आप सवाल को सॉल्यूशन फिर से देखोगे तो आपको दिमाग में वो बात पता चले कि मैं गलती कहाँ कर रहा था। ठीक है, तो अपनी गलती को पकड़ना बहुत जरूरी है भाई, चाहे जिंदगी हो चाहे मैथ। अपनी गलती खुद से पकड़ो और उस पर सुधार करो बस। तो चलो यार, हम ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, और कॉपी और पेन निकाल लो। कॉपी और पेन निकाल लो कि सवाल को तुम पहले अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुंह उठा के ऐसे देख रहे हैं बंदर की तरह। ठीक है, चलो। तो हमने कल जो है एनसीईआरटी का जो 9वां क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.2 का, यह जो दिया था इसको हमने सॉल्व कर लिया था। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी are 4 and -8 respectively, which terms of the this AP is 0। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया था इसको। देखो भाई, आंसर भी इसका पांचवा आ गया था कि पांचवा टर्म इसका 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है 10वां? ठीक है भाई, सब लोग अपनी खोपड़ी को शांत करके यहाँ पे लगाओ। खोपड़ी को यहाँ पे लगाओ भाई, खोपड़ी को देखो। इसको हम सॉल्व करते हैं, 10वां को सोल्यूशन लिखते हैं। अरे यार, ये क्या लीपा पोती हो जाता है भाई। सोल्यूशन, देखो यार, तुम अगर इस सवाल को अगर अपने से एक बार ट्राई करो, अगर तुमने इसको लगा लिया पहले बार में अपने से, तो ये समझो कि तुम टाइगर हो भाई, टाइगर, चीते। ठीक है, वो भी वो वाले चीते, समझे ना, तेंदुआ वाला चीता।
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं उसे, लप्पू सवाल है, लप्पू लप्पू या पप्पू जो भी बोल दो, ठीक है, लप्पू सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि 17वां पद ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सीड्स का मतलब होता है कि बढ़ गया मतलब बड़ा है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, बड़ा है। तो 17वां पद जो है किसी समांतर श्रेणी का, ये बड़ा है किससे, अपने ही, इट्स मीन्स अपने ही 10th टर्म 10वें पद से बाय 7, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो अपने ही जो समांतर श्रेणी है, एक तो उसका 17वां पद होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं लिखता हूँ, जो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद है, 17वां पद, ठीक, यह अपने इस 10वें टर्म से, मतलब 10वें टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। बात समझ में आई, भले इसमें कौन बड़ा है, 17वां पद बड़ा है, यह बात कर रहा है। किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस 17वें में से इसको हम 10वें वाले टर्म को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बात समझ में आई। या वह आपसे कहना चाह रहा है कि जो 17वां पद है उस समांतर, किसी समांतर श्रेणी का अपने 10वें पद से 7 बड़ा है। उसी श्रेणी का जो 17वां पद है 10वें पद से 7 बड़ा है, ठीक है, या 17th टर्म या 10th या 7, ठीक है। तो क्या करना है, बस जैसे मैंने बताया है, क्या बताया कि यह 17वां टर्म इससे 10 बड़ा है, तो मतलब इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, 7 का, तो यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये कितना आना चाहिए, 7। बात समझ में आई। अरे यार जैसे यह पद जो है 10 से बड़ा है, कितने से बड़ा है, 7 से, तो इसका मतलब इस 17वें में से 10वें पद को घटाएंगे तो 7 आना चाहिए। बात समझ में आई ना। देखो नहीं समझ, मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ 7 जो है 3 से 4 बड़ा है, मैं बोल रहा हूँ इसे, मैंने क्या बोला, जो 9 है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 9 9 जो है वो 3 से बड़ा है, 9 क्या है, 9 3 से बड़ा है। मैं बोल रहा हूँ 9 3 से बड़ा है, तुम्हारे यहाँ पहली सवाल अगर मैथ के रूप में लिखना चाहोगे तो उसका मतलब 9 3 से बड़ा है, तो ये बात हो गई, 9 3 से बड़ा है। मैं बोल रहा हूँ 9 3 से 6 बड़ा है, तो मतलब 9 3 से कितना बड़ा है, 6। तो इसका तो मतलब यही ना हो रहा है कि 9 में से 3 घटा के 6 आ रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा यह कहना चाह रहा है 9 3 से 6 बड़ा है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अगर इसको समीकरण के रूप में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, समीकरण वो होता है जिसमें एक बराबर का चिन्ह हो, और इधर इस साइड को जो बोलते हैं, ये बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष, इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी दाया पक्ष। बात समझ में आ रही, इसे समीकरण बोलते हैं। बात समझ में आई। तो यह कैसे मैंने किया कि जो 17वां पद है वो अपने 10वें पद से 7 बड़ा है, तो मतलब 17वां पद जो होगा उसमें से 10वां पद घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, बस सीधा। अब फार्मूला लिखो, फार्मूला तो पता ही होगा, ए एन का फार्मूला मतलब nth टर्म का फार्मूला क्या होता है कि एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, अरे भाई एनवा पद, एनवा पद का फार्मूला क्या है, ये है ना, ये एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है ना, ठीक है। बस अब इस समीकरण में हमारा इक्वेशन बना, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये 17 यहाँ से निकालेंगे और ये 10 यहाँ से निकालेंगे और इसी में रख देंगे, बस। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सवाल में हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस को हम किससे दर्शाते हैं, डी से, यानी डी का वैल्यू पूछा है तो डी को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आई।
तो डी का मान पूछा है, दिमाग में रखना है, डी को निकालना है। तो पहले हमने इक्वेशन हमने जो सवाल में दिया था उससे हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब इस फार्मूले को हमको पता है कि 17वां पद निकालेंगे तो इसी फार्मूले से निकालेंगे और इसमें रख देंगे और हमें डी का मान याद रखना है। हमारे पास ये बस एक इक्वेशन बनी है कि 17वां पद 10वें पद से बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है, तो उसको घटा दिया। अब देखो जब ए 17 निकालेंगे तो पहले 17 निकाल ले रहे हैं, तो ए प्लस एन की जगह कितना रखना है? 17। 17 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा ए प्लस 17 में से एक जाएगा यहाँ कितना? 16 डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके आगे देखो ए 10वां निकालेंगे, ए प्लस एन की जगह 10 रखना है माइनस 1 डी बराबर हो जाएगा ए प्लस 9 डी। ठीक है, तो ए 10 निकल गया और ए 17 निकल गया। बस ये जो समीकरण है इसी में रख देना है, ए 10 का मान और ए 17 का मान। तो इसमें रखो यहाँ पे, तो ए 17 जगह क्या रखोगे? यहाँ पर लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। मतलब ये जो वैल्यू हमने निकाला है इसको किस में रखना है? किस में रखना है भाई? इस इक्वेशन 1 में रखना है। तो ए 17 की जगह क्या हो जाएगा? ए 17 की जगह हो जाएगा ए प्लस 16 डी। यहाँ से 17 की मान कितना? ए प्लस 16 डी। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा बड़ी वैल्यू है। फिर क्या करना है? माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाना है, तो माइनस लगा देंगे। ए 10, ए जो ये 10 है, ए 10, तो ये कितना है? ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी बराबर 7। अब इसी को सॉल्व कर लो तो देखो या तो ए प्लस 16 डी ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे माइनस है तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो देखो यहाँ ए के आगे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे प्लस है, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ए। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ ये दिया था तो यहाँ पे माइनस प्लस छुपा है, तो माइनस जब प्लस से मिलता है तो माइनस प्लस रहता है, अरे माइनस रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है एक तरह से देखो तो यहाँ पे प्लस है बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और 9 डी वैसे उतर जाएगा, बस बराबर कितना दिया? 7। अब सॉल्व कर लो, देखो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे जो ए है इसको यहाँ से ए से काट सकते हो, बात समझ में आई ना? यार जुकाम बिल्कुल पीक पे है भाई, तो मैं गोज नहीं रहा हूँ इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, तो वहाँ कितना बचा? फिर जब ए फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी, यही था ना। अब ये जो ए लिखा है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो प्लस है ना, ए प्लस है और ये माइनस है तो कितना आ जाएगा? 0। अरे जैसे ऐसा नहीं होता 5 माइनस 5, इसके यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब प्लस है, तो ये +5 है माइनस 5, यह कितना होता है? 0 ही तो होता है। या तो ऐसे लिख दो 5 माइनस 5 तो भी 0 है, या तो ऐसे 5 माइनस 5 लिखो भी 0 है, या तो ऐसे -5 लिखो, मतलब माइनस वाले को पहले लिख दूँ, इस वाले को लिखो तो भी 0 है। बात समझ में आ रही ना? तो इसी तरह जब ए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए माइनस ए तो ये भी 0 होगा नहीं? ठीक है, हमें इतना समझा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या ही समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, बचेगा क्या? 16 डी यहाँ से बचा और यहाँ से बचा -9 डी, और बराबर कितना था? 7 था उधर, बराबर 7। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 16 से 9 हो जाएगा 7 डी बराबर 7। अब देखो 7 डी बराबर 7 आ गया, 7 डी बराबर 7 आ गया, तो डी बराबर कितना बचा? 7। डी यहाँ पे गुणा में था, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर देखो ध्यान से तो 7 और डी के बीच में एक चिन्ह छुपा है, उसे क्या होते हैं? गुणा का। तो जब यहाँ डी का हमको मान निकाला तो डी तो उसी साइड रख देंगे और 7 को कहाँ ले आएंगे? भाग में। जब गुणा में था तो वो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 में भाग देंगे ऊपर में तो 1 आएगा, 7 में किसी संख्या में उसी से भाग देंगे तो 1 आता है भाई, ऐसे इतना तो आप जानते होंगे। तो डी का मान कितना आ गया? 1
बात समझा कि ये हमारा आंसर हो गया, बस काम खत्म। हमसे डी ही पूछा था, हमको यहाँ पे ए को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमसे डी पूछा था, और उसीलिए हमें उस सवाल में उसने ऐसा सवाल उसने बनाया कि ए की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी और डी का मान आ जाएगा, बस आपको रखना था। ठीक है, आ गया बड़े भाई, समझ में आ गया ना? चलो चलो भाई, ग्रामर सवाल देखो, देखो बच्चों, देखो देखो तो देखो, अरे देखो भाई, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब समांतर श्रेणी का कौन सा पद, और समांतर श्रेणी का कौन सा पद, यह समांतर श्रेणी दी गई 3, 15, 27, 39, मतलब यह समांतर श्रेणी दी गई। तो पहले हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या दी गई। फिर उसके आगे लिखा है इस समांतर श्रेणी कौन सा पद विल बी 132 मतलब 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, मतलब बोल रहा है कि इस समांतर श्रेणी का जो है कौन सा पद अपने जो 54 पद है उससे 132 ज्यादा होगा, यह सवाल कर रहा है कि समांतर श्रेणी क्या दी गई 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, मतलब यह इनफाइनाइट तक जा रही, मतलब किसी पे यह इनफाइनाइट पे है, ये कहीं रुक नहीं रही है, तो ये इनफाइनाइट पे है। तो वही पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद अपने 54th टर्म मतलब कि 94 पद से 132 मोर होगा, मोर मतलब ज्यादा होता है, तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद अपने 94 पद से मतलब 54th टर्म से 132 मोर होगा। तो यार कुछ नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं लेट, लेट मतलब माना कि वह कौन सा पद है, यह नवा पद है, लेट nth टर्म, nth टर्म मतलब कि माना कि हमने nth टर्म जो है वो बड़ा है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा an हो जाएगा, वो अपने 94 पद से कितना बड़ा है 132, तो an और किससे बड़ा है A54, मतलब भाई 54 टर्म को तो ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये जो वाला पद है इससे कितना बड़ा है ज्यादा है 132 ज्यादा है, मतलब कि इसमें से इसको घटाएंगे हम तब तो ये आएगा ज्यादा है, तो इसी का मतलब यही ना है, ऐसा नहीं, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी समीकरण बन गया। पहले उसने एपी दिया था, सवाल में पूछा है कि कौन सा ऐसा पद है जो कि उस समांतर श्रेणी के 94 पद पे जो नंबर आएगा उससे 132 बड़ा है, तो मैंने मान लिया कि उस समांतर श्रेणी का एनवा पद हमको पता नहीं कौन है, तो मैंने एनवा मान लिया, तो वो एन मैंने यहाँ पे लिख दिया और 94 पद से घटा दिया तो 132 आ गया, क्योंकि उसने सवाल में क्या रखा था कि 94 पद से जो पद है एन वाला वो 132 बड़ा है। ठीक है, अब ये पे रख देते हैं, यहाँ पे एन का फॉर्मूला को पता ही है, देखो यहाँ से हम इस श्रेणी से हम कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का मान कितना है 3, पहला टर्म क्या है 3 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या है इस वाले 15 में से इसको घटा देंगे, या तो इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब जो कोई लो आगे वाले में से पीछे घटा दो। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा, इसमें घटाते हैं 15 में से 3 जाएगा 12, कॉमन डिफरेंस निकालता तो आता होगा ना, अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा लेक्चर देखो बहुत आसान है, वैसे मैंने आप समझाया है, 27 में से या तो इसमें से घटाओ 27 में से 15 तभी 12 ही आएगा। ठीक है, तो ए और डी का मान ऐसे पता चल गया। अब ए एन की हम रखते हैं, हमको फार्मूला तो पता है ना, ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अरे भाई फार्मूला हमको पता नहीं है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमको पता है ना, ये तो फार्मूला है। अब इस समीकरण में ए एन की जगह लिखेंगे क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन सवाल में ए का मान दे रखा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस एन की जगह तो ए नहीं रहेगा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि कौन सा पद है, -1, और डी का मान कितना दे दिया 12 गुणे 12, तो ये हमारा इसकी जगह हम जो रख देंगे, जो इस समीकरण में ए एन है ये तो फार्मूला है, लेकिन जो हमने समीकरण बनाया इसमें ये इसका मान कितना हो जाएगा
3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, यार देखो ये 12 को गुणा में है तो यहाँ 12 तुम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 12n-1, या ब्रैकेट के यहाँ पर गुणा, ब्रैकेट में 12 को यहाँ लिखे बाद वाले ब्रैकेट के पास, या आगे लिखे या पीछे, यहाँ पे 12 लिखे या यहाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब है कि गुणा है 12 का, तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा लिखने दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और अब ये अच्छी बच गया A54, तो ए की जगह कितना रखना है 3 प्लस n-1, एन की जगह कितना यहाँ पे हो जाएगा 54, क्योंकि दिया है -1, और डी का मान कितना है 12। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, 3 प्लस 54 में से एक जगह 53 गुणे 12, इसको सॉल्व करो, पहले इन दोनों का गुणा होगा बोर्ड मास के नियम से, तो गुणा करोगे तो 3 तो ऐसे उतार लेंगे, प्लस गुणा करो कितना आएगा 12 3 36, गुणा कर लो तुम 12 25 60 3 63, अरे यार गुणा करके देखो, ठीक है, मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 639, ये हमारा क्या हो गया A54 का मान आ गया। अब बस इसी में रख दो, तो an की जगह क्या इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, an की जगह रखेंगे ये वाला 3 प्लस 12n-1, 3 प्लस 12n-1 बराबर, अरे यार ये तो n की जगह रखे, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर दिया ना, माइनस का चिन्ह, फिर A54 का मान कितना है 639, अब बराबर कितना है 132, ये हमारा समीकरण 1 है, उसी में तो रखे हैं, बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 प्लस 12n-1 माइनस 639 बराबर 132, ये हमारा समीकरण था। अब इसमें इनको क्या करना है, मान इसको सॉल्व करना है, तो देखो यह जो है माइनस में है और यह प्लस में है, तो क्या करते हैं पहले सभी को बराबर की उस तरफ ले जाते हैं, तो यह माइनस में तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह प्लस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 12n-1 बराबर, यह 132 तो वैसे ही रहेगा, ये जो प्लस माइनस में तो प्लस हो जाएगा 639 बराबर की दाएं तरफ हमने लेके आया है, और 3 क्या प्लस में भाई -3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ घटा लो, पहले इसमें से इसको घटा सकते हो, तो ये हो जाएगा 132 प्लस इसको घटा के 9 3 6, नौ 3 कितना हो जाएगा 9 में 3 जाएगा 6, फिर 3 फिर 6, अब इसको जोड़ दो, पहले मैंने 639 में 3 घटाया तो इतना आ गया, अब जोड़ दो इन दोनों को क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 6 2 8 3 3 6 1 6 7, ये हमारा आंसर आ गया, मतलब आंसर क्या अभी तो 12, ये इसका मान आ गया 12n-1 बराबर इतना आ गया। अब n-1 बराबर आपको निकालना है, तो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो बटा में आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है कि 768 में 12 से भाग देना है, तो यहाँ पे भाग दो कितना आएगा 768 में 12 भाग दोगे 12 6 बार जाएगा, 12 6 72, या देखो पहाड़ा तो आना चाहिए, भागों का आना चाहिए अपन, 12 6 72, तो ये हो जाएगा 4, घटाएंगे 6 में 2 जगह 4, 7 से 7 कट जाएगा कुछ नहीं, 8 फिर बचेगा, फिर 4 बार जाएगा 12 चौक 48, तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, तो हमारा कितना आया मान 64 आया, 64, ये n-1 का मान है कितना 64, ये ब्रैकेट हटा दिया हमने क्योंकि अब कोई ब्रैकेट काम है नहीं। अब n बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 65, ये हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर होगा। यही सवाल में पूछा था ना भाई कि कौन सा ऐसा पद है जो अपने 54 वाले पद से 132 ज्यादा होगा, तो कौन सा पद है 65 वाला, उस एपी में जो कौन सा पद है वह 65 नंबर पे जो आएगा, मतलब A65 वाला,
ये पद हमारा क्या होगा, यही पद जो आएगा वही हमारा क्या है, उससे 132 ज्यादा है। तो उसने पद की टर्म की पोजीशन पूछी थी, तो क्या हो जाएगी एन इक्वल टू 65। और उसने टर्म पूछा होता तो कुछ नहीं, ए 65 आप नहीं निकाल लोगे, आपको ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो ए 65 आप निकाल कमेंट करो। कीवर्ड हमने तो पोजीशन बता दी कि 65वें नंबर का टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म, 65 वाला ज्यादा होगा। लेकिन वो टर्म कितना होगा, 65 वाला टर्म जो हम यहाँ पर निकाले हैं सवाल में कि 65 पोजीशन जो 65 टर्म होगा वो आपने 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि ये 65 टर्म कितना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या दिया 12 वाला, देखो यार मैं बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे, तो ध्यान ला कर देखो, बिल्कुल मस्ती नहीं, मस्ती करना है लेकिन समझ के करो, इसमें मजा लो, इसी का मजा लो। देखो अभी मजा नहीं लोगे, बाद में जिंदगी तुम्हारी मजा लेगी। 12वां नंबर का सवाल क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब ये बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी दी गई है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। क्या भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। उसने बोला है कि 100वें जो उनके दो एपी दी गई है, उनके जो 100वें टर्म है उनके बीच का डिफरेंस, एक का 100वां टर्म एपी का कुछ होगा, दूसरे का कुछ होगा, तो उनका बीच का जो डिफरेंस है वो अभी 100 है। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो बोल रहा है कि उनकी 1000वें पद के बीच में क्या डिफरेंस है भाई। बहुत ही उत्तम सवाल है, उत्तम उत्तम कोटि की इसकी सोच है भाई। तो यार इस सवाल को हम क्या करें, तोड़ मचा दें। ले भाई, ले भाई, इसको उठा फेंकते हैं। सॉल्यूशन, तो दो एपी है, तो मान लो कि जो एपी नंबर पहली है, मान ले एपी है पहली है, फिर ये एपी दूसरी है, यहाँ पे लिख देते हैं एपी, या दूसरी एपी है पहली एपी, ठीक है, वो दो एपी सवाल में बोला है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो माना इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी डी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आ क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। अब देखो यार, इसका फर्स्ट टर्म इसका भी नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, तो इसका फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूँ ए। ए क्या बन गया भाई, इसका फर्स्ट टर्म मैं क्या मान लेता हूँ, ये गोला क्यों बन रहा है, इसका फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ ए, और इसका फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है भाई, समझ में आई। पहली वाली एपी का मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म क्या है ए, लेकिन इस वाले का फर्स्ट टर्म बी मान रहा हूँ, और जो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, तो इसका डी माना है, तो इसका मुझको डी मानना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। यार इसको उठा के इधर कर दे क्या, इसको उठाकर थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारी एक आर छूट गया भाई, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या भाई, यार छोड़ो इस चीज को, छोड़ो, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ यार, क्या है भाई, टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी यार। देखो एपी, एपी जो हमारी दूसरी एपी थी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी, और फर्स्ट हमने क्या माना था बी, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म प्लस, जो इस एपी का मान लो जो कोई समापद होगा, तो इसका समापद मैं क्या बोल रहा हूँ ए 100, और इसका भी जो ए 100 नंबर पे आएगा, जो उनके बीच में डिफरेंस है वो कितना है 100 है। क्या बात है भाई, कितना अच्छी बात है। और आगे क्या पूछा है, तो उनकी जो, इसका भी जो 1000 में जो टर्न पे आएगा, और इसका भी जो 1000 टर्न पे आएगा,
तो उनके बीच में डिफरेंस बताना है। मतलब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 100, और इसके जो ये पद है और ये पद इसके बीच में डिफरेंस बताना है। सवाल को समझ में आया? पहले खुद से ट्राई करो, देखो लग रहा है कि नहीं, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो यार देखो इसमें रखते हैं, इसका ये सवा मान कितना हो जाएगा, यही हमारा इक्वेशन बन गया कि जो ये इसका ये 100 वाला है और इसका 100, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 100 का। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसका ये 100 को यार ये 100 से दर्शाते हैं, इसको ए डैश कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ए डैश इसको मान लेता है कि इसका ये 100, बस ऐसे दिखाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये 100 इसका मान कितना हो जाएगा ए, तो इसका कितना दिया है फर्स्ट टर्म ए प्लस n-1 टू डी फार्मूला रखना है ना। तो एन की जगह कितना आ जाएगा 100, 100 में से एक जाएगा कितना बचेगा 99, 99 डी बराबर, पूरा लिख दिया, लो भाई पूरा लिख दो, 100 - 1 इंटू डी। तुम पूछोगे नहीं भाई 99 कहाँ से आ गया, बराबर माइनस माइनस करना ना, माइनस इसका भी 100 टर्म निकालते हैं, इसका फर्स्ट टर्म कितना है बी प्लस, यार देखो इसको पूरा ब्रैकेट में कर लेते हैं ना, तो ऐसे इसको मझला ब्रैकेट लगा देते ताकि ये पूरे से सेपरेट हो जाए। बी प्लस एन की यहाँ कितना भी 100 है, -1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 100। और पूछा क्या है, इसको सॉल्व कर ले पहले थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस, ये देखो ये अंदर प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 99 डी बचेगा ना, तो ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा 99 डी बराबर कितना है 100। अब देखो यहाँ पर 99 डी यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ए, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी बराबर 100। ये देखो हमको इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसको एक मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो हमको इक्वेशन क्या मिली, ए माइनस बी बराबर 100, और हमसे पूछा क्या था ए 1000 वाला टर्म, और जो दूसरी ए पी है उसकी हम ए डैश मान लेते हैं, उसका टर्म का डिफरेंस ये हमसे पूछा था। तो ए 1000 वाला का इसको हम क्या लिख सकते हैं, उस पहले वाली ए पी का फर्स्ट टर्म ए प्लस 1000 -1 और कॉमन डिफरेंस डी, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है माइनस, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर ए डैश जो दूसरी ए पी है उसको ए डैश से हम दर्शा रहे हैं, तो उसका पहला टर्म बी है प्लस 1000 -1 इंटू डी, ये हमारी क्या है दूसरी ए पी बराबर, यही तो पूछा हमसे सवाल में, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको, और हमको एक ही क्वेश्चन हमने बनाया था पिछले सवाल से, तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ए हमसे पूछा है भाई ना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर 999 डी आ जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस में आगे भी तो अंदर जब माइनस जाएगा तो माइनस कर देगा, यहाँ प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 999 डी आ जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पर 999 डी प्लस में यहाँ पर माइनस में, तो दोनों क्या कट जाएंगे, बचेगा क्या ए माइनस बी, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अभी हमने देखो पीछे निकाला था कि ए माइनस बी का मान कितना दिया है पहले इक्वेशन 100, तो यहाँ पे ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 100, मतलब कि इसको देखो हमने इसका पूरा सॉल्व किया ना, तब तो ए माइनस बी है और ए मान कितना आ गया है 100, तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बराबर 100। बात समझ में आई, कितना अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही गुड सवाल था। ठीक है, तो ऐसे सवाल आता है मजा आता है, जो कि देखो ये इसको हमने सॉल्व किया तो इसने सब कुछ कट गया, केवल ए माइनस बी बचा, और यही यहाँ हमने ए माइनस बी का मान इस समीकरण से निकाल ही रखा था पहले वाले से कि 100 टर्म का डिफरेंस जो उससे, तो वही हमारा आ गया 100, यहाँ से ए माइनस बी का 100 वैल्यू पता थी, और यहाँ पे ए माइनस बी जब आया तो हमको पता था कि ए माइनस बी का मान 100 है, तो बस 100 उसको रख देते हैं, काम खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे वाला पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7।
ओ भाई यार क्या सवाल पूछते हैं इसमें। हाउ मैनी 3 डिजिट, ऐसा सवाल मैंने एग्जाम्पल में वक्त करवाया था, लेकिन वो 2 डिजिट का था। तो डिजिट का मतलब पता है, डिजिट का मतलब होता है अंक। तो सवाल क्या कर रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है भाई। बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 7। मतलब कि बोल रहा है कि 3 अंक के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से पूरी पूरी तरह कट जाए, मतलब उनमें 7 से पूरी तरह भाग चली जाए। तो 3 अंक के हमको नंबर ढूंढने हैं, मतलब जिसमें 3 अंक होना चाहिए ऐसा नंबर बनाना है, और वो पूरा पूरा 7 से कट भी जाना चाहिए, ऐसा हमें नंबर ढूंढना है। ठीक है। तो यार 3 अंक समझ रहे हो ना, जैसे इसमें, जैसे मैंने 1 लिख दिया या 2 लिख दिया, कामा कामा 3, तो ये सब 1 डिजिट के हैं। और यहाँ पर मैंने 3 2 लिख दिया, या 2 डिजिट का है। और मैंने यहाँ पर वन, ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। और मैंने ऐसे लिख दिया 3 2, ऐसे लिख दिया 231, ये 3 डिजिट का है क्योंकि इसमें 3 अंक है। तो डिजिट का मानना सब आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि उसमें 3 डिजिट होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जैसे 1 2 5, ऐसा होना चाहिए, मतलब इसमें 3 दिखना चाहिए, 3 डिजिट। और जो कि 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं भाई पहले, ठीक है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहला 3 डिजिट का अंक कौन सा है, सबसे पहला 3 डिजिट अंक तो यही 100 है ना, सबसे छोटा वाला 100। क्योंकि इसके पहले अगर आप एक कम करोगे तो वो 2 डिजिट का बन जाएगा 99। तो यही सबसे छोटा है 3 डिजिट का। तो पहले इसको चेक करते हैं, क्या 100 से 7 से भाग जाएगी। ना भाई, इसे 7 से भाग नहीं जाएगी। तो भाई कहाँ जाएगी इसे 7 से भाग, 7 से भाग जाकर देख लो आप। ये 7 का 7, 7 3 10, 10 में 7 जगह 3, फिर 0, फिर 4 बार 7 चौक 28, फिर 2। तो ये 2 शेष बच गया। तो ये पूरा पूरा कटा, हमको पूरा पूरा कटना चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार हम चेक करते जाएंगे, फिर 101 102 ऐसे चेक करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो हमारा पहला नंबर हमारा जो कट रहा है 3 अंक का, वह 105 है। आप चेक करके देखो ऐसे, ठीक है। यही उपाय है, कोई उपाय नहीं है, 105 है। जो 105 है हमारा पहला नंबर जो है वो 7 से कटेगा, भाग देकर देख लो। 7 से ऐसे काटो 105 को, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जब 105 कट गया, तो इसके अगले वाला कौन नंबर आएगा जो 7 से कटेगा। इसमें हम 7 ऐड कर दें तो वह नंबर जरूर 7 से कटेगा। यानी कि 7 ऐड कितना हो जाएगा, 112। फिर 107 ऐड करके कितना आ जाएगा, 119। अरे यार नहीं होता, जैसे 7 का पहाड़ा होता है, 7 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। तो इसमें 7 जोड़ रहे हो तो 14 आ जा रहा है, तो ये कट रहा है। फिर इसमें 7 जोड़ रहे हो तो ये कट रहा है। फिर 7 जोड़ोगे तो 28, ये भी कटेगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है कि मैं पहले 7 3 अंक की सबसे छोटा वाला पहले खोजा कि 105 पहला नंबर होगा जो कटेगा 7 से। मैंने चेक करके देखा। अब देखो पहले 100 नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 7 से 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105 कट रहा है। तो अगला नंबर जो हमको ढूंढना है जो कटेगा 7 से, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 7 से 7 जोड़ दूंगा उसमें, फिर 7 जोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पर 7 के पहाड़ा नहीं होता कि 7 3 14, 7 3 21, ये जितने पहाड़ा में आ रहे हैं सब 7 से क्या होंगे, कट जाए। बात समझ आ गई। अब अगला जो होगा वो कितना होगा, 119 में 7 126। इस प्रकार ये चलता जाएगा। और लास्ट वाला जो होगा वो 1000 से कम ही होगा। जो 1000 यह है इसी से कम होगा, क्योंकि जब 1000 तक यह पहुंचेगा तो पता चलेगा कि यह 4 डिजिट का हो गया, मतलब 4 डिजिट इसमें हो गए। और जबकि हमको बोला कि 3 डिजिट हमें चाहिए, तो हम 1000 तक तो उससे पहले ही जाएंगे। तो हमको पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर होगा, तो हम 1000 से पहले 999, 998, 996, 997 भाई, 997, 996, 995, 994। इन सब में भाग देकर देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो सबसे लास्ट में 7 से कट रहा है। इनमें जो 7 से कट जाएगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा जो 7 से कटेगा, और 3 डिजिट का भी होगा। तो हम चेक करेंगे, तो हमको चेक करने में पता चलेगा। मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन करके, अभी आप भाग देकर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है, तो मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए बस। तो ऐसा किया कटेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से या तो
यार मैं भी थोड़ा भाग देख लेता हूँ। 7, मुझे लगता है ऐसा कि जो 994 वाला है यही कटेगा। 994, 7, 7 2, 7 7 को 28, 1 7, चारों तरफ 7 14। देखो ये पूरा पूरा कट गया। अब इसके आगे वाला जो 7 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो 4 अंक का हो गया तो इसको नहीं लेंगे, बस यहीं तक रहेंगे। मतलब सबसे बड़ा जो कटेगा 3 अंक का, और 7 से जो जिसे भाग भी चले जाएगा कौन है, 994। बस समझ में आई? ऐसे सोचना था। अब आगे, अब ये यहाँ तक पूरा खेल जिस समझ गया, अब इसके आगे आसान है। तो जो सबसे लास्ट टर्म है ये इस ये, अब देखो ये एपी बन गई। कैसे एपी? क्योंकि बार बार इसमें 7 का गैप है, यहाँ पर भी 7 का, यहाँ पर भी 7 का, ऐसे 7 का गैप चल रहा है। जब गैप सेम हो जाता है, मतलब डिफरेंस पहले टर्म से दूसरे टर्म, दूसरे टर्म से तीसरे टर्म, ऐसे लगातार 2 टर्म्स का गैप जब सेम होगा उसे एपी कहते हैं। जब एपी बन गई तो हम पता चल गया कि मान लो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, पहला पद 105, और कॉमन डिफरेंस वो तो 7 है, पता चल गया था। अब हम बताना कितने टर्म्स है, कितने इसमें नंबर्स है, कितने नंबर। तो ये 994 वाला जो होगा वो जिस पोजीशन पर आएगा, जो इसकी रैंक होगी या जो उसकी पोजीशन होगी, जिस स्थान पे वो खड़ा है 994, उतने ही नंबर्स तो उस टोटल सीरीज में है। और उतने ही नंबर से तो उतने ही नंबर 3 डिजिट के हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मान लो यह एन टर्म, इसकी पोजीशन कौन सी है, nth पोजीशन है। मतलब कि एकदम लास्ट में आ रहा है, और ये तो एनवा इसका टर्म क्या है, एनवा। तो टोटल इस सीरीज में टोटल नंबर भी कितने हैं, एन है। और और इसका मान भी कितना दिया है, एन का 994। बात समझ में आई? ऐसा सवाल मैंने करवाया है। अब देखो, अब बस तुमको इसी में रख देना है, और किसका मान निकालना है, एन का। वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस एन का मान कितना है, 994, बराबर ए का मान कितना है, 105, प्लस एन माइनस 1, एन वही तो नहीं दिया, वही निकाल रहे हैं, -1, डी का मान 7। अब इसको देखो, ये 994 इसको उस साइड लेते जाते हैं, इसको इसको पूरा इस साइड लेते आते हैं, लेफ्ट में। 105 प्लस एन माइनस 1 गुणे 7 बराबर 994। 105 यहाँ प्लस में, ए भी 994 क्या है, बराबर उस साइड में, ए भी प्लस में। तो ये जब इस लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एन इसी साइड आए, और जो हमारा नंबर्स आए वो राइट साइड में है, तो इसलिए मैं इसको उस साइड लेके जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर 105 जो उस साइड जाएगा, तो 994 माइनस 105 बराबर, माइनस में चला जाएगा ना, तो इसको घटा दो, कितना आएगा, 4 में से 5 जाएगा 9। अरे भाई 4 है, 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इसे हासिल लेंगे पहली। तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9। यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 में से 0 हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से हो जाएगा 7, 9 में से हो जाएगा 7 कैसे 8। भाई क्या यार, ठीक है ना। अरे यार 14 से 5 जाएगा 9, और ठीक है। तो ये हमारा बचा है n माइनस 1 गुणे 7 बराबर 889 आ गया। जब इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करोगे तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 889। ये ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, क्योंकि आप 7 जब इधर आएगा तो ब्रैकेट हटा देंगे, कोई मतलब नहीं उसका। 889 बटा के 7, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। यार यही चीज बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो
n-1 बराबर 889/7। अब इसको इसमें भाग देकर देखो कितना आ रहा है, 7 में इससे भाग देना है ना, 7 कम 7, 1 बढ़ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 7 दूना 14, इस 8 को उतार लिया, फिर 4 बचा, फिर यहाँ से 9 उतार लिया, 7 7 49। देखो इतने बार में पूरा कुछ पूरा कट गया। ठीक है, बस समझ में आई। तो कितना माना था, भाग देने पर कितना है 127। बस अब n-1 बराबर 127 है, तो n का मान कितना आ जाएगा, -1 उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा 127 + 1 बराबर 128। तो मतलब कि हमारा जो टोटल नंबर्स है जो 3, इसलिए टोटल 3 डिजिट, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 अंक के टोटल नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे पूरी से पूरी तरह, वो कितने हैं, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 कितने हैं, R1, यार इसको बराबर डिविजिबल बाय 7, वो कितने हैं, इक्वल टू 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो टोटल 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे वो कितने हैं टोटल, 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत ही अच्छा सवाल था। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया, तो कैसा भी सवाल आ जाए आप कर लोगे उसे। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, 250 मीन्स 10 and 250। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। जैसे जैसे कर रहा है बस वैसे वैसे करते चलिए आप, जैसा सवाल तुम्हें कहने को बोल रहा है वैसे ही कहते करते चले जाओ भाई, बहुत ही आसान। यार मेरे को थोड़ा प्यास लगी, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। हाँ तो भाई चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं ऑफ 4 के, लाई बिटवीन 10 and 250। तो पहले सवाल को समझते हैं। बोल रहा है कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल है 4 के जो कि 10 और 250 के बीच में स्थित है, मतलब इसके और इसके बीच में ऐसे कितने 4 के मल्टीपल है जो है। ठीक है, तो नंबर्स कौन सा, 10 और मान लो कि यहाँ कहीं 250 आएगा कहीं भी, तो इसके बीच में, ये पूरा बीच में है, तो इनके बीच में 4 के ऐसे कौन से मल्टीपल है, कितने कितने मल्टीपल्स है जो कि इनके बीच में आएंगे 10 और 250 के, 250। समझ में आई। तो बस पहले मल्टीपल समझते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मीन्स होता है गुणज, हिंदी में से गुणज बोलते हैं। जैसे 4 के मल्टीपल्स में जो 4 जैसे 4 है ना, उसको हम जब गुणा करते जाएंगे तो जो भी हमें संख्या प्राप्त होती जाएगी उसे मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे 4 का, जैसे 4 से मल्टीपल में बता रहा हूँ, 4 के मल्टीपल्स, 4 में आप पहले 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4, फिर 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो 4 × 2 8। ये तो ये जितने प्राप्त हो रहे हैं 4 8, 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 4 से 4 का 16, और 4 से 5 का 20। तो जब जो ऐसे चलते जा रहे हैं, यहाँ पे 4 आया 8 आया 12 16 20, इसे मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल। तो बोल रहा है कि इसी प्रकार 4 के ऐसे कितने मल्टीपल है
जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे, जो 10 और 250 के बीच में है। ऐसे कितने मल्टीपल्स है? तो यार 10 के बीच में जो हमारा पहला मल्टीपल आएगा कौन सा आ जाएगा? अगर 4 का मल्टीपल देखे यहाँ से, 10 और 250 के बीच में लेना है ना, तो 10 से हम जो शुरुआत करेंगे, तो 10 तो हमारा 4 के पहाड़ा में आता है नहीं है, एक तरह समझो कि पहाड़ा है 4 का, तो उसके बीच में 10 10 से पहले नहीं लेना है, 10 और 250 के बीच में लेना है। तो देखो यहाँ पे कहीं आ रहा है 10 का? नहीं है, 10 नहीं आ रहा है। सबसे पहला वाला कौन? 10 के बाद पहला वाला कौन है? 12। 11 में नहीं, तो पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हमारा क्या है? 16, मतलब हम 16, फिर उसके बाद क्या है? 20, फिर डॉट 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 कहाँ तक ले जाना है? 250 तक। लेकिन क्या 250 4 का मल्टीपल है यार? उसके बीच में लेना है, तो उसके बीच में जो भी आएंगे, एक तरह से ये देखो कि जो 4 से गुणा करने पर हमें मिल रहा है, तो 250 से थोड़ा सा पहले हम देखते हैं 249, तो ये तो 4 से कटेगा नहीं, 248, ये हमारा क्या है? लास्ट वाला है 248, जो 4 से कटेगा, यानी 4 का मल्टीपल होगा, जो 4 के गुणा में आएगा, जो भी बोल लो, वो जो लास्ट वाला है, जो 250 से थोड़ा सा पहले है, 250 को नहीं लेना है, वो बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में लेना है। तो इन दोनों के बीच में तो 249 है, तो 4 का मल्टीपल ही नहीं है, तो उसको क्यों लेंगे? क्योंकि वो 4 से कट ही नहीं रहा है, 4 का उसमें भाग ही नहीं पूरा जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर थोड़ा सा उससे और पीछे आते हैं 248, तो इसको चेक करते हैं, तो यह कट जाएगा। आप देखो भाग देकर, तो ये 6 बार में चला जाएगा, 4 4 6 24, फिर 8 में 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8 बोल रहा हूँ मैं, तो 4 में से आप देख लो भाग देकर, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 6 24 कट गया, ये 8 उतारोगे, 4 दूना 8, ठीक है। इस प्रकार हम एपी को बनाएंगे। अब सर मैं कि वो कौन कौन से नंबर है जो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं और वो 10 और 250 के बीच में है? 12 16 20 ऐसे चलते जाएगा, कहाँ तक जा रहा है? 248 तक। अब देखो यार, इसमें 12 में 4 जुड़ा है तो 16, 16 में 4 जुड़ा तो 20, तो ये एक प्रकार की एपी बन गई। बात समझ में आई? एपी है ये प्रकार की। और कैसी एपी है? फाइनाइट की इनफाइनाइट? ये देखो कहीं पर कहीं ना जाकर ये खत्म हो रही है, 248 पर जाके खत्म हो जा रही है। ऐसा नहीं किया कि वो चलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे, कि किसका कहीं अंत ही नहीं है। तो जिसका अंत होता है उसे बोलते हैं फाइनाइट। तो ये हमारी फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी, ठीक है। अब देखो इस एपी का हम हमको क्या निकालने को बोला है? कितने मल्टीपल्स है, मतलब ये टोटल जो नंबर्स है, मल्टीपल्स में कितने हैं? ये 12 16 20 डाट डाट 248, ये कितने हैं टोटल, इन्हीं को पूछ रहा है। तो हम इसका ए हमको पता चल गया, फर्स्ट टर्म 12, डी कितना है, इसमें बार बार कितना ऐड हो रहा है? 4, तो डी हमारा 4 हो गया। तो ए और डी तो पता चल गया। अब बोल रहा है कि ये कितने टर्म्स है टोटल, तो यार जो ए हमारा 8248 है, जो इसकी रैंक होगी, जो भी जिस पोजीशन पे आएगा, उतने ही तो नंबर्स टोटल होंगे। तो ये हम मान रहे हैं कि एन टर्म पे आ रहा है, और तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एन, और तो एन का मान कितना हो गया? 248। जैसा पिछला सवाल हमने करा था सेम वैसा ही है। तो जब हम एन का मान निकालेंगे तो उतने ही हमारे मल्टीपल्स होंगे बस। तो इसमें रख देना है, आगे रख देते हैं। देखो ए का मान कितना आ गया? 12, डी का मान 4, और ए एन का मान कितना है? 248। जो जो दिया है, अब एपी हमें बना लिया ना। अब एन का मान हमें निकालना है। जब एन का मान निकालेंगे तो वही हमारा क्या होगा? टोटल मल्टीपल्स होंगे 4 के, जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे या स्थित होंगे। लाई में हमारा स्थित होना। अब देखो यार, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, बस एन निकालना है, तो फॉर्मूला में पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम इतना बार लगा चुके हैं कि हम खोपड़ी में सेट हो गया होगा। अब जब ए एन की जगह रखोगे 248, जो जो दिया है ए एन की जगह रख दो 248 बराबर ए की जगह 12, इस फार्मूले में रख रहे हैं बस। ए एन की जगह 248, ए की जगह 12, एन की जगह पता नहीं, तो एन को छोड़ देते हैं वैसे ही, -1
इंटू डी का मान 4 गुणे 4। यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है ब्रैकेट के, यहाँ ब्रैकेट के कुछ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, उसका मतलब गुणा होता है, आगे या पीछे कोई मतलब नहीं, दोनों में गुणा उसका मतलब होता है। तो ये अब देखो, जो ये पूरा लिखा है इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस n-1 गुणे 4 बराबर, इसको इस तरफ ले जाते हैं 248। बस हमने कुछ नहीं किया, उसका स्थान बदल दिया कि जो उधर था उसको इधर, जो इधर था उसको उधर। यार आप ब्रैकेट लगाना भूल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 पे जो 12 है वो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये 12 जो है यहाँ पे प्लस में, तो उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो n-1 गुणे 4 बराबर 248 माइनस 12, जब करोगे तो कितना आ जाएगा 236 आ जाएगा। 8 में 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 का 2, 236 आ गया। अब देखो n-1 बराबर एक इधर 236 है तो 236 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, जो जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड मतलब भिन्न में, भिन्न मतलब हर में यानी डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें नीचे वाले में से ऊपर में नीचे वाले से भाग दे रहा है, तो भाग देगा तो कितना आएगा, यहाँ भाग देगा देख लो 4236, 4 5 जा 20, तो 3 बचा 6, 4 9 जा 36, तो मतलब कितना आ गया 59। इसको मिटा देते हैं, मेरे पास भाग देने में बताया था, तो यह कितना आ गया 59। तो n-1 का मान कितना आ गया 59। तो यार यहाँ पर n-1 बराबर कितना हो गया 59। तो n बराबर कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं भाई, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो n-1 बराबर 59, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस एक इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और टोटल 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के, जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। आसन में कितना अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सवाल लगेगा, पहले हमने मल्टीपल्स हो जाना। मल्टीपल्स होते क्या है, तो जो जो पहाड़ा में आते हैं, जो 4 से कट जाते हैं उसको मल्टीपल्स बोलते हैं। तो बोला था कि ऐसे मल्टीपल्स लो जो 10 और 250 के बीच में हो। तो मैंने 10 और 250 के बीच में पहला मल्टीपल ढूंढा तो हमको 12 मिला। फिर ऐसे ऐसे मैं ढूंढते गया तो मुझे पता चला कि मैं 4 जोड़ते जाऊंगा तो उससे मल्टीपल्स हो जाएंगे। भाई 4 के पहाड़ा में 4 ही तो जोड़ना पड़ता है तो वाला नंबर प्राप्त होता है। तो ये हमारा मल्टीपल है। और मैं जो लास्ट मल्टीपल था उसको सोचा कि 250 तो 4 से कटेगा नहीं, तो मल्टीपल है नहीं, तो उससे पीछे आते हैं क्योंकि 250 से ज़्यादा तो लेना नहीं है, उसके अंदर ही रहना है। तो 249 को चेक किया, 249 4 से कटेगा ही नहीं। फिर 248 चेक किया 4 से, तो कट जाएगा, तो वही हमारा लास्ट मल्टीपल है। इस प्रकार हम जान गए कि 248 तक पूरा टर्म जाएगा, और 248 जो हमारा है यही हमारा लास्ट टर्म है। और यहाँ से गिनेंगे तो 248 जितने नंबर पे आएगा, जो उसकी पोजीशन होगी उतने ही तो टोटल नंबर है, उतने ही जो टोटल मल्टीपल है। तो वही हमारा, तो उसकी पोजीशन हम निकाल ली कि एनवे पोजीशन पे है, तो एन का मान निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मल्टीपल्स है। जितने मल्टीपल्स है उतने ही उसकी पोजीशन है लास्ट वाले टर्म की, ठीक है। और इस फिर उसका मान मैंने उसको एन पोजीशन मान लिया, तो हमको एन पता चल गया। एन मतलब कि उसका मान कितना है एन टर्म का, जो कि क्या है 248। फिर ए का मान 12 और डी का मान 4। यहाँ से मैंने पता कर लिया एपी से इसे, क्योंकि एपी बन रही थी। फिर मैंने इसमें रख दिया एन इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 1 डी, तो वहाँ से एन का मान निकाल लिया। फिर हमारा वही क्या आ गया 60 आंसर आ गया 60। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमारा क्या होगा, ऐसे हमारा आंसर हो गया 60। अब अगला देखते हैं 50 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap 63 64 इक्वल। अरे भाई क्या सवाल यार, क्या सवाल इसमें पूछ दिया भाई, क्या सवाल है भाई। देखो सवाल है कि बवाल है, क्या समझ नहीं आ रहा है। देखो इधर एक कलर दिख रहा है ना, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन
आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपी, मतलब 2 एपी दी गई है, एक एपी है, देखो 2 एपी दी गई, पहली एपी क्या है 63, 65, 67, डाटा ये चलती जा रही है। और दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी दी गई है ए वाली 3 से शुरू हो रही, 3, 10, 17, डॉट डॉट ये चलती जा रही है। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपी आर इक्वल, इक्वल मींस होता है बराबर, मतलब इस बोल रहा है कि इन दोनों एपी के, इस दोनों एपी में अगर इसमें बढ़ते जाओ, ऐसे बढ़ते जाओ, तो इसमें इनमें से कोई ऐसा टर्म आएगा जो इसमें भी वही होगा और इसमें भी होगा। तो वो कौन सा ऐसा टर्म है जब ये दोनों, उस टर्म का मान क्या हो, दोनों के लिए बराबर हो। जैसे अगर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आगे का मान लो कि 50 आ गया और इसमें भी 50 आ गया, तो ऐसा कब होगा कि इसमें भी 12, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए रहा, इसमें 12 नंबर में 50 आ रहा है और इसमें 12 नंबर पर ही 50 आए। ऐसा कब होगा कि सेम या मतलब सेम पोजीशन के लिए दोनों का मान सेम है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है, मतलब इसमें भी अगर 12 नंबर 50 हो तो इसमें 12 नंबर 50 है, ऐसा कब होगा, वो ऐसा कौन सी पोजीशन है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस समीकरण बनाना है, ठीक है, इक्वेशन। ऐसा मैंने एग्जाम्पल के बस लिया था, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि 12 नंबर पे ये आएगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये हमारी एपी, एपी ऐसे ऐसे क्या आ रही है, जा रही है, ये भी एपी जा रही है, इनफाइनाइट एपी दोनों भाई। तो मान ले रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, इसने एन पहले दे ही रखा है, तो एन टर्म मान लो इसका, इसके भी एन टर्म के लिए वो वैल्यू सेम है और इसके भी एन के लिए सेम है, मतलब दोनों का एन क्या होगा, सेम होगा, इसका भी इसका भी। लेकिन इसका ए का मान कितना है, फर्स्ट टर्म का मान 63, और डी का मान यहाँ से निकालोगे तो पता चलेगा कि एपी क्या है, बढ़ रही है, तो यह 63 या 65 या 67 है, तो कितना आ जाएगी, अगर मतलब कॉमन डिफरेंस आज कितना का आ रहा है, 2 का, क्योंकि इसमें बार बार 2 ऐड हो रहा है प्लस, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, बार बार 7 ऐड हो रहा है, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10, 10 में 7 में 17, तो यहाँ पर डी का मान कितना है 7, लेकिन ए का मान तो आसान होता है यार, अरे यार मिट गया। ठीक है भाई, एक हमारा, तो ए का मान 3 और डी का मान 7। अब बोल रहा है कि जो एन का मान इसमें है वो एन का मान इसमें दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इस पहली वाली एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए, फॉर फर्स्ट एपी एन का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की जगह कितना है यहाँ पे, एन की जगह यहाँ पे ए की जगह कितना है 63, 63 प्लस एन माइनस 1, एन का मान तो ही पता करना है, इंटू डी, डी का मान 2, बस। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, मान लो ये पहली एपी का एन हो गया। दूसरे एपी के लिए सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह कितना रखेंगे 3, प्लस एन की जगह तो दोनों में सेम रखना है क्योंकि उसने बोल रखा है कि दोनों में सेम के लिए, डी का मान यहाँ से कितना है 7, और दोनों के आगे क्या बोला है कि दोनों इक्वल है किस वैल्यू के लिए, तो इस दोनों को इक्वल कर दे तभी तो एन का मान है पता चलेगा, इन दोनों को इक्वल करोगे, इन दोनों समीकरण को, तो हमारा 63 प्लस यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 2 है, तो इसको हम यहाँ पर 2 को आगे लिख सकते हैं मतलब ब्रैकेट के, तो ये एन माइनस 1 बराबर 3 प्लस यह 7 यहाँ पर पीछे, तो इसको भी आगे लिख सकते ताकि अच्छा लगे थोड़ा। मैंने पहले इक्वेशन को लिखा और दूसरे इक्वेशन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब वही सवाल में बोल रहा है कि दोनों क्या इक्वल है, तो इसको सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा जो एन का मान आएगा। जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 63 था प्लस 2 एन माइनस 1 बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं जो
ये 63 है और ये 3 है, तो इसको इस साइड ले देता हूँ। आप जैसे भी सॉल्व कर लो, आपको समझ आता है। मैं अपनी तरफ सॉल्व कर रहा हूँ। मैं 63 को यहीं पे रख रहा हूँ और जो 3 है इसको इस तरफ लेता रहा हूँ। और जो 7, बस ये सोचो कि जो n है, n वाला टर्म है इसको एक साइड, और जो हमारा इस नंबर दिख रहा है उसको एक तरफ। तो 63 इस तरफ था और 3 इस तरफ था, तो मैंने 3 को बाई तरफ लेता ही। यहाँ पे 7n-1, आप जब यह प्लस में है तो यह इस तरफ आएगा तो 2 माइनस में हो जाएगा, और n-1 उसके साथ लगा है तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 63 में से 3 जाएगा तो 60 बचेगा। यहाँ पे देखो, यह n-1 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो n-1 को ऐसे उतार लेते हैं। और यह 7 है, यहाँ पे 2, 7 में 2 चला जाएगा 5। ऐसा राइट, ऐसे घटाते हैं कि दोनों सेम है, पीछे वाला तो आगे आगे नंबर घट जाएगा। घटा तो जाते हो ना, तो ये कितना हो गया 5n-1 = 60। तो मैं अब इसको इस तरफ ले जाता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो 5n-1 इस तरफ लिखा था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब n-1 बराबर यहाँ पर 5 यहाँ मल्टीप्लाई में ना भाई, तो यहाँ पर 60 की जब बराबर के दाएं तरफ चलेगा तो ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर भाग दोगे तो कितना आएगा 12। और जब n-1 बराबर 12 होगा तो n का मान कितना आ जाएगा, 12 में एक इधर जुड़ेगा 13 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो गया 13। 13 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि हमारा आंसर ये आ गया कि जो 13वां पद है दोनों श्रेणी का, दोनों समांतर श्रेणी का वो क्या है, सेम है। ये तो आप निकाल कर देख लो। 13वां पहले श्रेणी का जो प्रथम, जो हमारी पहली एपी थी, पहली एपी क्या थी, यही वाली ना, ए और डी इसका मान है। अब जब इसमें आप 13वां पद इसका निकालोगे और जो इसका इसका है, इन दोनों का अगर आप 13 पद निकालोगे, ये 13 इसका और इसका निकालो, दोनों सेम आएगा, आप निकाल कर देख लो, ठीक है। और मुझे बताओ कि वो पद कितना कितना आएगा, कमेंट में इसको बताओ। जो आप देखो कमेंट में ऐसा लिखना है कि जो मैं पूछता हूँ सवाल, अगर आप कमेंट में बताना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर डाल दो सवाल क्वेश्चन का, और उसका जो क्वेश्चन नंबर डाल दो और उसका आंसर लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं क्या पूछा था। तो आपको बताना है इसमें कि मैंने तो बता दिया कि उसका जो 13वां पद है दोनों दोनों इक्वल है। अब आप चेक करके अपने से देख लो एक बार, और आप मुझसे यह बताओ कि वो पद कितना है, वो टर्म का मान कितना है, ए 13 का मान कितना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इतना जरूर करना, ठीक है। अब यार देखो, हमारा जो क्या है 7वां क्वेश्चन, 16वां बोल रहा हूँ, ठीक है। 16वां सवाल जो हमारा है, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeded the fifth term by 12। यार जिसको जिसको ये सवाल आ रहा है, अगर किसी को इस समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो अपने से एक बार सॉल्व करना। बाकी इसको हम अगले लेक्चर में लेते हैं ताकि अच्छे से समझेंगे। हालांकि ऐसा मैंने सवाल करा दिया है, बस थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ना, अब ऐसा थोड़ी सब डिटो सवाल रहेगा, ठीक है। तो यार यही तक रहने देते हैं। मैं जितना सवाल आपने सॉल्व किया ना भाई, बहुत सवाल हमने अच्छे से देखे, जितने भी देखे सवाल हमने उसको अच्छे से देखा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे उड़ा दिया, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमने एनसीईआरटी से उठाए थे, और जो भी बहुत ही अच्छे सवाल हैं, और मैं ऐसे लाइन वाइज बिल्कुल लगाता जा रहा हूँ कि ऐसा कोई छोड़ नहीं रहा हूँ कि कोई सवाल मैंने ऐसे स्किप कर दिया, ठीक है। तो यही तक, बाकी आप रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो, ठीक है। बाकी यार देखो, अपना काम वाम जो भी है उसको करते रहो, और बाकी मैथ में कोई दिक्कत है तो इधर कमेंट करो। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप ये जरूर बताओ, और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, अपनी दिल जान पूरा लगाया है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई मुझसे
गलती हो गई हो तो उसको बताना, लेकिन गलती तो मैंने बिल्कुल करने की कोशिश नहीं की है, फिर भी कोई गलती हो गई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो उसको जरूर बताना। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है सबका। और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इस वीडियो के दौरान, जो बच्चा देख रहा है शिद्दत से उसको कमेंट करना है, मैं सारे कमेंट रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई। बाकी ठीक है यार, रखते हैं पे। और किसी को कुछ कहना है अपना दर्द दुख पीड़ा संकट, तो आपके लिए कमेंट ओपन है, किसी प्रकार का दर्द मैथ से रिलेटेड हो कि मैथ मुझे क्यों नहीं आती यार, ठीक है, तो आपका वेलकम है, वेलकम वेलकम, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो। हाँ, और भी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, जो जो अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी मैथ, हिंदी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो इसको पढ़ना है, आप अपने स्कूल में जो पढ़ रहे हो तो पढ़ो। बाकी आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश, आपने ड्राइंग ले रखी होगी या संस्कृत कंप्यूटर जो भी आपका सब्जेक्ट है सब पे ध्यान देना है, साइंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही किसी एक पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है भाई। सब कुछ मैनेज लेकर चलना है, मैनेज करके रखना है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।